म्यूटेशन के बारे में कि म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ, फिर इसके टाइप्स के ऊपर बात करेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है, और एक मैं म्यूटेशन वाली कंडीशन आपको करके दिखाऊंगा कि म्यूटेशन हो जाने से क्या बदलाव आ सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप पे। तो देखिए, म्यूटेशन का मतलब होता है बेटा कि ये सडन इनहेरिटेबल चेंज होते हैं डीएनए के अंदर, जो उस ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप और फिनोटाइप को बदल देते हैं। मैंने बोला कि वो सडन इनहेरिटेबल चेंज मतलब अचानक से आए हुए बदलाव जो इनहेरिट हों, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो, जिसकी वजह से बदल जाए डीएनए का जीनोटाइप, और जीनोटाइप बदलने के साथ साथ फिनोटाइप बदल जाए, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। बेटा, म्यूटेशन टर्म जो आया या पहली बार किसी ने म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया तो वो साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी वराइज। उनका नाम था ह्यूगो डी वराइज। ह्यूगो डी वराइज का नाम हमें दूसरी जगह भी पढ़ने के लिए मिलता है। ही वॉज वन ऑफ द पर्सन हु रीडिस्कवर्ड द मेंडल वर्क। हम लोगों ने बात की थी जब मेंडल वर्क को रीडिस्कवरी की तो वहाँ पे 3 साइंटिस्ट थे, ट्रेशर मैक, कार्ल स्कोरेन और ह्यूगो डी वराइज। तो ह्यूगो डी वराइज ने मेंडल के वर्क को भी इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया था, और इन्होंने पहली बार बेटा म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया था एक प्लांट के अंदर। उस प्लांट को हम लोग बेटा नाम से जानते हैं इवनिंग प्राइम रोज़ के। उस प्लांट को हम लोग इवनिंग प्राइम रोज़ के नाम से जानते हैं। इसको बेटा कहा जाता है ओइनोथेरा लमार्कियाना। इस प्लांट को हम लोग इस नाम से जानते हैं, ओइनोथेरा लमार्कियाना। इन्होंने क्या देखा था इस प्लांट के अंदर? इन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे इवनिंग प्राइम रोज़ एक जगह पे ग्रो हो रखे हैं, लेकिन उन प्लांट्स की, इस इवनिंग प्राइम रोज़ प्लांट की जो स्टेम लेंथ है उसके अंदर इन्होंने वेरिएशन देखा। इन्होंने देखा कि साथ में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनकी स्टेम लेंथ सबकी अलग अलग है, सबकी जो फ्लावर की शेप है, सबके जो फ्लावर की शेप है, ठीक है, लीव की शेप है या फ्लावर की आप फॉर्म कह लीजिए और लीव की शेप कह लीजिए, ये सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसको बताया कि जो अलग फॉर्म वाली स्टेम लेंथ वाली या अलग फ्लावर फॉर्म वाली या अलग लीव शेप वाली जो बेसिकली ये प्लांट्स तैयार हुए हैं, ये म्यूटेशन की वजह से तैयार हुए हैं, ठीक है। इसमें दूसरा नाम हम लोग जो पढ़ते हैं बेटा, इसमें जो दूसरा नाम हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं किसका? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेथ राइट। सेथ राइट वो थे जिन्होंने पहली बार बेटा पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन को, जिन्होंने पहली बार पॉइंट म्यूटेशन को या जीन म्यूटेशन को रिकॉर्ड किया था, ठीक है। जीन म्यूटेशन को या पॉइंट म्यूटेशन को इन्होंने फर्स्ट वन टू रिकॉर्ड इट। और इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने इसे ऑब्ज़र्व कहाँ पे किया था? तो बेटा इन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया था शीप के अंदर। तो इन्होंने देखा कि नॉर्मल शीप के अंदर कुछ ऐसी शीप हैं जिनकी लेग की जो लेंथ है वो अनयूजुअली स्मॉल है, छोटी है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि भाई ये जो स्मॉल लेग वाली शीप हैं जिनकी लेग की लेंथ छोटी है, जो नॉर्मल शीप के अंदर मिली, वो बेसिकली उनके डीएनए में म्यूटेशन होने के कारण ये छोटी शीप रह गई, ठीक है। और ऐसी जो शॉर्ट लेग शीप थी या शॉर्ट शीप थी, उस शॉर्ट शीप्स को इन्होंने नाम दिया एनकॉन ब्रीड, कि ये जो ब्रीड है ये एनकॉन ब्रीड है बेटा, एनकॉन ब्रीड है। डार्विन ने भी इस टर्म के बारे में कुछ बताया था। जो चार्ल्स डार्विन थे, डार्विन क्या करते थे? डार्विन ने बेटा इसके लिए एक टर्म यूज़ किया था, स्पोर्ट टर्म यूज़ किया था, और बेटसन इसके लिए टर्म यूज़ करते थे, बेटसन इसके लिए टर्म यूज़ करते थे सॉल्टेटरी वेरिएशन या
डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन या डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, ये टर्म यूज़ किए थे बेटा बेट्सन ने। ठीक है, अब हम लोग बात करें आगे की, तो वेरिएशन, ये जो म्यूटेशन है जिसकी वजह से वेरिएशन हो रहा है, तो बेटा इस वेरिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है इवोल्यूशन में। मतलब जो वेरिएशन ऑर्गेनिज्म में आता है वो बेसिकली 2-3 कारणों से आता है। एक तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर जब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, जब मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज 1 का पैकिटीन स्टेज होता है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है, उस टाइम पे जो रिकॉम्बिनेशन एंजाइम है वो रिकॉम्बिनेज एंजाइम वो रिकॉम्बिनेशन करवाता है, जिसकी वजह से एक वेरिएशन आता है। और दूसरा जो चेंज आता है वो आता है म्यूटेशन की वजह से। तो म्यूटेशन का इवोल्यूशनरी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका एवोल्यूशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो म्यूटेशन के कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? देखिए, म्यूटेशन का सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जो हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर बेटा न्यूक्लियर बम अमेरिका ने गिराया था। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग की कैजुअलिटी हुई थी, मर गए थे, लेकिन जो लोग बच गए थे उनके अंदर उन न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से म्यूटेशन हुए, और वो जो म्यूटेशन थे वो उनकी प्रोजेनी में, मतलब उनके जो ऑफस्प्रिंग थे उनके अंदर इनहेरिट हुए, और उनकी ऑफस्प्रिंग से उनकी ऑफस्प्रिंग में हुए। तो जो करंटली इस टाइम पे एग्जिस्टिंग कुछ जो जापानीज़ वो प्रोजेनी हैं जिनके डिसेंडेंट वो हुआ करते थे, जो उस टाइम पे हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो कैजुअलिटी हुई थी उस टाइम पे प्रेजेंट थे, तो उनके अंदर जो म्यूटेशन हुए वो म्यूटेशन उनके अंदर इनहेरिट हो गए, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं बेटा वो मालफॉर्म्ड पैदा होते हैं। वो मालफॉर्म्ड इसलिए पैदा होते हैं बिकॉज जो डीएनए के अंदर म्यूटेशन था वो उन ऑफस्प्रिंग के जो आज पैदा हो रही हैं उनके एंसेस्टर में हो गए, और वो जो चेंजेस थे, जो म्यूटेशन में डीएनए में बदलाव आए, वो इनहेरिट होते 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 अगली जनरेशन तक पहुंचते चले गए, जिसकी वजह से आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मालफॉर्म्ड पैदा होते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल है बेटा म्यूटेशन का, हिटलर क्या करता था, एक सल्फर मस्टर्ड या मस्टर्ड गैस नाम की चीज़ को यूज़ करता था बेटा। तो वो जो सल्फर मस्टर्ड या मस्टर्ड गैस जिसे कह रहा हूँ वो एक केमिकल म्यूटाजन है। म्यूटाजन वो एजेंट होते हैं जो म्यूटेशन को करवा सकते हैं। फिजिकल म्यूटाजन भी होते हैं, जैसे एक्सरे है, तो जो लोग ज़्यादा एक्सरे करवाते हैं तो उन लोगों को बेटा म्यूटेशन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। एक्सरे एक पावरफुल म्यूटाजन है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होते हैं, जो सनलाइट में आ रहे हैं रेडिएशन, यूवी रेज, वो भी एक म्यूटाजन है। इसके अलावा न्यूक्लियर रेडिएशन, कॉस्मिक रेज, ये सब की सब बेटा म्यूटाजन है। उसके अलावा जैसे फॉर्मेलिन है, विनाइल क्लोराइड है, मस्टर्ड गैस है, ये केमिकल म्यूटाजन है। तो केमिकली भी म्यूटाजन हो सकते हैं, जो केमिकल जो म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हों उन्हें हम लोग केमिकल म्यूटाजन कहते हैं, और जो फिजिकल एजेंट हो जैसे रेडिएशंस हों जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हों उन्हें हम लोग फिजिकल म्यूटाजन कहते हैं। तो हिटलर क्या करता था, मस्टर्ड गैस जो कि एक केमिकल म्यूटाजन है उसकी मदद से लोगों को मारता था, ज्यूज़ को मारता था, तो वो एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सनलाइट से बचने के लिए हम सन प्रोटेक्शन क्रीम लगाते हैं, ठीक है। उस पर हम लोग बेसिकली क्या करना चाहते हैं कि जो सनलाइट में यूवीबी रेडिएशंस हैं जो मेनली क्या कर सकते हैं, हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, स्किन में प्रेजेंट सेल्स में जो डीएनए है उसे डैमेज कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, यूवीबी रेडिएशंस से प्रोटेक्टेड जो सन क्रीम होती है उसे लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे कि म्यूटेशन क्या होता है और उसे कैसे करा जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन बेटा कुछ म्यूटेशन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। देखो म्यूटेशन होने से, म्यूटेशन कभी कभी न्यूट्रल हो सकता है, कोई हार्म नहीं होगा, कभी कभी बेटा वो डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल हो सकता है, कभी कभी बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन नेचर में ऐसे कभी म्यूटेशन हुए नहीं ह्यूमंस को या बड़ी एनिमल स्पीशीज़ में जिसमें म्यूटेशन होने के बाद में कोई एडवांटेज आ गई हो। ज़्यादातर जो म्यूटेशन हैं वो हार्मफुल होते हैं और बेटा वो प्रोजेनी के अंदर बेसिकली क्या करते हैं या उन स्पीशीज़ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ म्यूटेशंस आर हार्मफुल, ठीक है। और वो म्यूटेशन जो हमारी बॉडी में, जैसे अभी हमारी बॉडी में बहुत सारे म्यूटेशन चल रहे होंगे करंटली, तो वो म्यूटेशन चल रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी के ऊपर उसका कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो नॉन कोडिंग पार्ट में हो रहे हैं। मतलब वो म्यूटेशन जो हमारी बॉडी के नॉन कोडिंग हिस्से में होते हों,
जिससे हमारे फिनोटाइप के और जीनोटाइप के ऊपर कोई बदलाव ना आता हो, ऐसे म्यूटेशन को हम लोग बेटा साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। ऐसे म्यूटेशंस को साइलेंट म्यूटेशन कहा जाता है। मेरी बात समझिएगा। और मैंने आपको बताया कि म्यूटेशन किसी भी नेचर का हो सकता है, वो या तो साइलेंट हो सकता है, या वो हार्मफुल हो सकता है, या फिर वो बेनिफिशियल हो सकता है। बेनिफिशियल कैसे हो सकता है म्यूटेशन? तो एक जैसे मैं ध्यान से एक एग्जांपल समझिएगा कि म्यूटेशन बेनिफिशियल कैसे हो सकता है। म्यूटेशन बेनिफिशियल कैसे होगा बेटा? देखिए, यहाँ पे एक पेट्री प्लेट है, उस पेट्री प्लेट में मैंने ग्रो किया कुछ बैक्टीरिया को। इस पेट्री प्लेट में मैंने क्या किया, कुछ बैक्टीरियाज को ग्रो किया। तो यहाँ पे इन बैक्टीरियाज को जिसमें मैंने ग्रो करवाया, इन बैक्टीरियाज को जहाँ पे मैंने ग्रो करवाया बेटा, वो बेसिकली जो मीडियम था उसमें मैंने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक को डाल दिया। मैंने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक को डाल दिया। तो पेनिसिलिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। तो ये जो एंटीबायोटिक होती है वो बेसिकली क्या करती है, वो इन बैक्टीरियाज की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। इन बैक्टीरियाज की ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देती है। अब जब ये बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट होगी तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो मर जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया वो मर जाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो अपने अंदर म्यूटेशन कर लेंगे या जिन्होंने चांस म्यूटेशन कर लिया, वो बैक्टीरिया यहाँ पे सर्वाइव रहेंगे। वो बैक्टीरिया यहाँ पे सर्वाइव रहेंगे और मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो म्यूटेशन नहीं कर पाए वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया पहले पेनिसिलिन की वजह से लगभग मर गए, और वो बैक्टीरिया जिन्होंने अपने अंदर क्या किया, म्यूटेशन कर लिया, जिसके कारण वो क्या बन गए, वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बन गए। तो यहाँ पे इन्हें क्या मिला, म्यूटेशन का एडवांटेज मिला कि अगर वो म्यूटेशन ना होता तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट या पेनिसिलिन रेजिस्टेंट ना बन पाते, जिसके कारण वो मर जाते। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज ने जिन्होंने अपने अंदर म्यूटेशन किया, वो बैक्टीरिया सर्वाइव रहे। तो ये एक एडवांटेजियस म्यूटेशन है जिसमें बैक्टीरिया का सर्वाइवल हो रहा है ना। तो ऐसे म्यूटेशन जो बेनिफिट दे रहे हैं वो ये म्यूटेशन है। बाकी हमारे जो ह्यूमंस के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो सब म्यूटेशन के कारण होते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द जीन विच इज़ कोडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर या प्रोटीन और हार्मोन, जिसकी डेफिशिएंसी के कारण वो बीमारी हो रही है। ठीक है, तो वो म्यूटेशन जो बेसिकली बीमारी को कॉज करता हो, उन वैसे म्यूटेशन बेटा हार्मफुल नेचर के होते हैं। ऐसे म्यूटेशन हार्मफुल नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक टाइप ऑफ म्यूटेशन की बात कर लेते हैं कि बेसिक टाइप ऑफ म्यूटेशन कौन कौन से हैं, फिर हम लोग इनके मेन टाइप की बात करेंगे बेटा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला म्यूटेशन लिख दे रहा हूँ मैं बेटा, जिन्हें मैं कह रहा हूँ स्पॉन्टेनियस या नेचुरल म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस या नेचुरल म्यूटेशन, और दूसरे वालों को कह रहा हूँ बेटा मैं, जिन्हें इंड्यूस्ड म्यूटेशन कह रहा हूँ। स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। देखिए, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को बेटा हम लोग बैकग्राउंड म्यूटेशन भी कहते हैं। ये नेचुरली अपने आप होते हैं। इनको किसी भी एजेंट या किसी म्यूटाजन की मदद से इंड्यूस नहीं करवाया गया होता। और ऐसे जो म्यूटेशन जो अपने आप नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इनके होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये होती है। इनके होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है। मेरी बात समझिएगा आप, ठीक है। और इंड्यूस्ड म्यूटेशन वो होते हैं बेटा जिनको जानबूझ के इंड्यूस कराया गया होता है, जिनको इंड्यूस किया गया होता है या तो केमिकल की मदद से या किसी रेडिएशन की मदद से। ऐसे म्यूटेशन को हम लोग बेटा इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार म्यूटेशन के ऊपर काम करना शुरू किया, वो थे टी.एच. मॉर्गन साहब। टी.एच. मॉर्गन एक्सरेज का यूज़ करते थे ड्रोसोफिला के ऊपर, म्यूटेशन करके चेक करते थे कि वहाँ पे क्या क्या बदलाव आ रहे हैं अगर हम लोग एक्सरेज को इन ड्रोसोफिला पे डालेंगे तो। ठीक है, उसके अलावा दूसरा टाइप का म्यूटेशन होता है जिन्हें हम लोग कहते हैं बेटा सोमैटिक या जर्मिनल म्यूटेशन या जर्मलाइन म्यूटेशन भी आप कह सकते हो। ठीक है, जर्मिनल म्यूटेशन, इनका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा बेटा। सोमैटिक या जर्मिनल म्यूटेशन,
पहले तो आप ये जानें कि जो भी हमारी बॉडी में सोमैटिक सेल हैं, मतलब जर्म सेल हैं, उनको छोड़ के जितनी भी सेल्स हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि सोमैटिक सेल कौन सी होती हैं? ये होती हैं सेल्स अदर देन जर्म सेल आर सोमैटिक। तो अगर सोमैटिक सेल के अंदर म्यूटेशन होता है तो उनको सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन सोमैटिक म्यूटेशन का बेटा कोई भी ऐसा एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर सोमैटिक म्यूटेशन हो रहे हैं तो वो सोमैटिक म्यूटेशन इनहेरिटेबल नहीं होते। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे म्यूटेशन आर नॉट हेरिटेबल या नॉट इनहेरिटेबल। तो ऐसे म्यूटेशन का कोई भी इवोल्यूशनरी इम्पॉर्टेंस नहीं होता, कोई भी इवोल्यूशनरी इम्पॉर्टेंस नहीं होता, ठीक है। और ये उस पर्सन तक ही रहते हैं जिसके अंदर ये म्यूटेशन हुआ बेटा, जिसके अंदर ये म्यूटेशन हुआ ये उस पर्सन तक ही सीमित रहेंगे। और दूसरे होते हैं जिन्हें हम लोग जर्मिनल म्यूटेशन कहते हैं। जर्मिनल म्यूटेशन वो होते हैं बेटा जो बेसिकली जर्म सेल के अंदर होते हैं, जर्म सेल के अंदर होते हैं। जैसे स्पर्म के अंदर हो जाए या एग के अंदर या ओवा के अंदर हो जाए तो उन्हें हम लोग बेटा जर्मिनल म्यूटेशन कहते हैं। और ऐसे म्यूटेशंस का बेटा एवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसे म्यूटेशन का एवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ऐसे म्यूटेशन बेटा हेरिटेबल होते हैं, ठीक है। ऐसे म्यूटेशन क्या होते हैं? हेरिटेबल होते हैं, ये इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। इसी तरीके से दो म्यूटेशन के टाइप और हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। दो म्यूटेशन के टाइप और हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन एंड बैकवर्ड म्यूटेशन, ठीक है। फॉरवर्ड म्यूटेशन और बैकवर्ड म्यूटेशन, और बैकवर्ड म्यूटेशन या रिवर्स म्यूटेशन भी कह सकते हो आप, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर है तो इस बात को भी समझिएगा बेटा। देखिए इस बात को समझिएगा, फॉरवर्ड म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज़ करो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नॉर्मल उसका जीनोटाइप हुआ करता था, या इसे मैं वाइल्ड जीनोटाइप कह रहा हूँ, जो उसके अंदर नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। ये वाइल्ड टाइप का इसका जीनोटाइप था। अब उसके अंदर एक म्यूटेशन हो, उसके अंदर एक म्यूटेशन हो और वो एक नए जीनोटाइप को फॉर्म कर ले, तो ऐसा म्यूटेशन जो उस नॉर्मल जीनोटाइप को न्यू जीनोटाइप में बदल दे, ऐसे म्यूटेशन को बेटा फॉरवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। और जिस पर्सन ने या जिस ऑर्गेनिज्म में ये फॉरवर्ड म्यूटेशन हुआ था वो दोबारा म्यूटेशन करे, और दोबारा म्यूटेशन करके वो क्या करे, वो फिर से नॉर्मल जीनोटाइप को रीस्टोर कर ले, तो ऐसे म्यूटेशन को हम लोग बैकवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। फॉरवर्ड में क्या हुआ, नॉर्मल जीनोटाइप या वाइल्ड जीनोटाइप से उसने म्यूटेशन करके नया जीनोटाइप बनाया, और जिस ऑर्गेनिज्म ने नया जीनोटाइप बनाया उसने फिर म्यूटेशन करा, बैकवर्ड म्यूटेशन करा और नॉर्मल जीनोटाइप की फॉर्मेशन कर दी, तो इसे बेटा बैकवर्ड म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। ये तो रही बात बेसिक एक म्यूटेशन के टाइप्स की। अब म्यूटेशन कैसे होगा उस म्यूटेशन को मैं आपको करके दिखा देता हूँ, म्यूटेशन को जानने से पहले बेटा आपको डीएनए के बेसिक्स पता होने चाहिए कि डीएनए कैसे होता है, डीएनए किस किस से मिलके बना है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो डीएनए है, डीएनए की फुल फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसे बेटा हम लोग डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिए ये तो एक पॉलीमरिक यूनिट है, तो इसका जो मोनोमर होता है उस मोनोमर को बेटा हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, उस मोनोमर को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलके बना होता है, न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। कौन कौन सी बेटा? एक चीज़ होती है पेंटोज शुगर जो इसके साथ रहती है, पेंटोज शुगर के साथ में दूसरी चीज़ जुड़ती है नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरी चीज़ इसमें जुड़ती है बेटा वो है फॉस्फेट। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक होती है इसके अंदर पेंटोज शुगर को राइबोस शुगर भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई सबसे पहली चीज़ पेंटोज शुगर एक 5 कार्बन की बनी हुई शुगर होती है, ठीक है। ये 5 कार्बन से बनी हुई शुगर होती है, ठीक है। और इसके साथ में जुड़ा होता है बेटा नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। इसके साथ में जुड़ गया क्या? नाइट्रोजिनस बेस।
और ये नाइट्रोजनस बेस दो तरीके का हो सकता है, या तो बेटा ये होगा हमारा प्यूरिन, या तो ये होगा हमारा प्यूरिन, और दूसरा बेटा या तो ये होगा पायरिमिडीन, ये होगा या पायरिमिडीन। बेटा प्यूरिन अगर है तो ये हो सकता है एडेनिन और ग्वेनिन, ये हो सकता है एडेनिन या ग्वेनिन, और अगर पायरिमिडीन है तो ये या तो होगा बेटा थाइमीन, या होगा बेटा ये साइटोसिन, या होगा ये यूरेसिल, लेकिन यूरेसिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, ये केवल आरएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रांसवर्जन बताऊंगा, मैं बोलूँगा प्यूरिन को प्यूरिन ने रिप्लेस कर दिया, या प्यूरिन को पिरिमिडिन ने रिप्लेस कर दिया, पिरिमिडिन को प्यूरिन ने रिप्लेस कर दिया, तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि बेटा प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5वें कार्बन के ऊपर एक और चीज़ जुड़ी होती है बेटा, उसे हम लोग कहते हैं फॉस्फेट। क्या कहते हैं? फॉस्फेट। तो ध्यान से समझिएगा एक बात, मैं बता रहा हूँ आपको क्या, कि जब भी पेंटोज शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है तो बेटा उसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, उसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ में जब फॉस्फेट और जुड़ जाए तो बेटा उसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मतलब अगर आप न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट को निकाल देते हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बेटा न्यूक्लियोसाइड होता है। मतलब अगर मैं आपके सामने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के नाम को बताऊं तो वो कैसे समझ में आएगा आपको, उसे भी समझ लीजिए बेटा। देखिए होता क्या है, अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोसाइड की, तो कुछ न्यूक्लियोसाइड के नाम मैं आपके सामने बता देता हूं। तो न्यूक्लियोसाइड मैंने आपको बताया दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहली चीज़ है यहाँ पे पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर, और उसके साथ में जुड़ी हुई है बेटा नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे है, तो पेंटोज शुगर के साथ में जब बेटा एडेनिन जुड़ जाएगा तो एडिनोसिन कहलाता है वो। तो एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है। ऐसे ही जब पेंटोज शुगर के साथ में जुड़ जाता है ग्वेनिन, तो बेटा उसे हम लोग कहते हैं ग्वेनोसिन। जब पेंटोज शुगर के साथ में हम लोग जोड़ देते हैं बेटा थाइमीन को, तो बेटा उसे कहने लग जाते हैं न्यूक्लियोसाइड को थाइमिडीन। और जब हम लोग पेंटोज शुगर के साथ में जोड़ देते हैं किसको बेटा, साइटोसिन को, तो उसे हम लोग कह देते हैं साइटिडीन। ठीक है, और अगर हम लोग पेंटोज शुगर के साथ में, हालांकि ये आरएनए में होगा, अगर यूरेसिल को जोड़ दें तो बेटा ये बन जाएगा यूरिडीन। तो ये जो सारे नाम मैंने लिखे हैं, ये वाले सब, ठीक है, ये सब बेटा न्यूक्लियोसाइड है, ये सब न्यूक्लियोसाइड के नाम मैंने लिखे हैं। ठीक है, एडिनोसिन, ग्वेनोसिन, थाइमिडीन, साइटिडीन, यूरिडीन। अब मैं आपको इनसे न्यूक्लियोटाइड बना के दिखा देता हूँ। कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड बेटा, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट जुड़ जाएगा। जैसे इस एडिनोसिन के साथ में अगर फॉस्फेट जुड़ जा रहा है तो ये कहलाएगा बेटा एडिनाइलिक एसिड कहलाएगा। अगर यहाँ पे बेटा ग्वेनोसिन, जो कि एक न्यूक्लियोसाइड था, इस ग्वेनोसिन के साथ में अगर ये फॉस्फेट जुड़ जाता है तो ये कहलाएगा बेटा ग्वेनिलिक एसिड, इसे हम लोग ग्वेनिलिक एसिड कहेंगे। इसी तरीके से बेटा थाइमिडीन अगर फॉस्फेट के साथ में जुड़ जाता है तो ये कहलाएगा बेटा थाइमिडाइलिक एसिड। और अगर ये साइटिडीन ये फॉस्फेट के साथ में जुड़ जाता है तो इसे कहते हैं बेटा हम लोग साइटिडाइलिक एसिड। इसी तरीके से बेटा अगर यूरिडीन जुड़ जाता है फॉस्फेट के साथ में तो इसे हम लोग कह देते हैं यूरिडाइलिक एसिड।
ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड हैं बेटा, ये सब न्यूक्लियोसाइड थे। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब चेन में जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ में तो एक डीएनए बन जाता है। तो ये कैसे जुड़ते हैं, तो इनको जोड़ के भी दिखा देता हूँ मैं बेसिकली, और फिर मैं बताऊँगा आपको कि इसे बेसिकली सिंपलर फॉर्म में कैसे बनाया जाता है, फिर मैं डीएनए बना के दिखाऊँगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये पेंटोज शुगर है, तो पेंटोज शुगर है तो यहाँ पे पहले कार्बन पे हमेशा नाइट्रोजनस बेस है, तो मैंने एडेनिन लगा दिया है बेटा। यहाँ पे पांचवें कार्बन के ऊपर यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ है बेटा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पे तीसरा जो कार्बन है, इस तीसरे कार्बन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी शुरू होती है। कैसे, ये बेटा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे मैंने ग्वेनिल को लगा दिया, दूसरा प्यूरिन लगा दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने फिर से CH2 लिख दिया। बेटा इस रिंग को बंद कर दीजिए, ठीक है। और इसके ऊपर में लगा होगा फिर से फॉस्फेट, लेकिन फॉस्फेट को हम लोग ओपन फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, तो बेटा फॉस्फेट को ओपन फॉर्म में लिखा जाता है PO4-। मतलब अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैंने इस ओपन स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इस ओपन स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले रहा हूँ। ये ओपन स्ट्रक्चर PO4- का मैंने इसको ऊपर बना दिया। तो आप क्या देख पाएंगे, इस पांचवें कार्बन और इस तीसरे कार्बन के बीच में बेटा एक बॉन्ड बन जाता है, जिस बॉन्ड को हम लोग 3:5 फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और ये डीएनए जो होता है ये एक बेसिकली एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है। तो एक स्ट्रैंड, इसमें आप कितने न्यूक्लियोटाइड इंट्रोड्यूस कर लीजिए, कितने न्यूक्लियोटाइड, जैसे ह्यूमंस के अंदर 3.3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड ऐसे लगे हुए हैं, और यहाँ पे दूसरी चेन जो होती है वो उल्टी लगी होती है। यहाँ पे पहला कार्बन इधर है, तो एडेनिन हमेशा, ध्यान रखना, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ पेयरिंग करता है। तो एडेनिन के साथ में मैंने थाइमीन की पेयरिंग करवा दी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से मैंने एडेनिन को थाइमीन के साथ में बेटा बॉन्ड करवा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पांचवा जो कार्बन है, इस पांचवें कार्बन के ऊपर लगा हुआ है फॉस्फेट। अब इस फॉस्फेट को मैं फिर से ओपन लिखूंगा, लेकिन मैं दूसरी रिंग भी बना लेता हूँ। इससे पहले मैं दूसरी रिंग भी बना लेता हूँ, और इस फॉस्फेट को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ PO4- की फॉर्म में। और आप क्या देख पाएंगे, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे फिर से अब की बार पांचवें कार्बन से तीसरे कार्बन के बीच में एक और फिर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। और यहाँ पे ग्वानिन जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे जुड़ा होगा बेटा साइटोसिन और ग्वानिन दोनों के बीच में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे बेटा। मतलब हम जब भी डीएनए को सिंप्लीफाइड भाषा में बनाना चाहें तो डीएनए कैसे बनाया जा सकता है, तो बेटा डीएनए को बनाया कैसे जाएगा, आप सिंपली 2 लाइन खींचिए, एक को लिखते हैं 5', एक को लिखते हैं 3'। पोलैरिटी होती है बेटा ये, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग पोलैरिटी कहते हैं। तो पोलैरिटी कैसे डिसाइड की जाती है बेटा, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी। चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन इसी में है, और आपका जो चैप्टर 9 है बायोमोलिक्यूल क्लास 11th का, उसमें भी बेटा ये इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी। तो ये पोलैरिटी कैसे डिसाइड की जाती है, ध्यान से सुनना बेटा। देखिए यहाँ पे आप कितने भी न्यूक्लियोटाइड लगा लीजिए, सबसे लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका जो 3rd कार्बन है वो हमेशा फ्री होगा, वो नीचे किसी से बॉन्ड नहीं बनवा रहा। सपोज करो ये 1 करोड़वा न्यूक्लियोटाइड है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये 1 करोड़वा न्यूक्लियोटाइड है। तो सबसे लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उसका जो 3rd कार्बन होगा वो एंड पे होगा, और बेटा वो फ्री होगा। तो जो एंड पे है और फ्री है उसे 3' एंड कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कितने भी न्यूक्लियोटाइड लगा लो, सबसे लास्ट वाले का 3rd कार्बन फ्री होगा। और देखो फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 3rd कार्बन तो हमेशा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में एंगेज होगा। तो इसका जो 5th कार्बन है इसके ऊपर आप देखेंगे तो केवल आपको फॉस्फेट देखने के लिए मिलेगा, उसके अलावा ऊपर और कुछ नहीं है और किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। तो हम लोग यहाँ पे इसे कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है, ये जो
5th कार्बन है ये एंड पे है और फ्री है, तो इसे हम लोग 5 प्राइम कह देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 प्राइम। इसी तरीके से दूसरा स्ट्रैंड बनाया, देखिए ये 2 स्ट्रैंड है, एंटी पैरेलल है, तो यहाँ पे इसका तीसरा कार्बन देखिए ऊपर फ्री है, बिल्कुल एंड पे है और फ्री है, तो 3 प्राइम एंड कहला देगा। इसी तरीके से बेटा इसके पास में जो सबसे लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें 5th कार्बन के ऊपर केवल फॉस्फेट लगा होगा और कुछ नहीं लगा होगा, वो किसी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसे हम लोग 5 प्राइम कह देते हैं। तो हम लोग डीएनए को कैसे बनाते हैं बेटा? डीएनए बनाने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं बनाते, हम लोग सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि एडेनिन लिख दिया, थाइमिन लिख दिया, ग्वानिन लिख दिया, साइटोसिन लिख दिया, साइटोसिन लिख दिया, ग्वानिन लिख दिया, थाइमिन लिख दिया, एडेनिन लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन आपका साइटोसिन, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डीएनए को बना सकते हैं। मतलब एक सिंपल फॉर्म में अगर डीएनए बनाया जाता है तो इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से डीएनए को ड्रॉ किया जाता है बेटा। तो मैं आपके सामने अब जो बहुत सारी बातें अब आएंगी जब म्यूटेशन के अंदर मैं जब टाइप्स बताऊंगा, तो ये सब टर्मिनोलॉजीज जो मैंने अभी तक सिखाई है ये सब यूज़ हो जाएगी बेटा आपकी, ठीक है। ये फालतू नहीं पढ़ाया गया, ये सब यूज़ होगा, ठीक है। क्यों? जब मैं उस टाइम पे नाम लूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि सर पहले तो हमें बेसिक पता ही नहीं है और आगे की बात आप बता रहे हो, तो इसलिए मैंने पहले बेसिक बताया है डीएनए के बारे में, और फिर उसके बाद बेटा मैं अब म्यूटेशन करके दिखा रहा हूँ कि डीएनए के अंदर म्यूटेशन किस तरीके से हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 कंडीशन बना के दिखा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं 2 कंडीशन बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक लाइन बीच में खींच दे रहा हूँ, एक तरफ नॉर्मल आपको कंडीशन बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया, ठीक है, एक मैंने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को बनाया। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, आपके सामने एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक और बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और दोनों को बेटा मैं सेम बनाऊंगा, दोनों को मैं सेम बनाऊंगा, दोनों को मैं सेम बनाने वाला हूं। देखिए यहाँ पे मैं रैंडमली न्यूक्लियोटाइड्स को लिख दे रहा हूँ, ATG, CTAG, TATAGCT, रैंडमली इसके पेयरिंग लिख दे रहा हूँ, TACG, ATC, ठीक है। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले को बना देता हूँ बेटा, दूसरे वाले को बना देता हूँ। देखिए 2 डीएनए बना दिए। एक कंडीशन मैं आपको प्रोटीन बना के दिखाऊंगा जब नॉर्मल कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन में आपको म्यूटेशन करके दिखाऊंगा, दूसरी कंडीशन में मैं आपको म्यूटेशन करके दिखाऊंगा कि म्यूटेशन सेम डीएनए में आया तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या करता है, डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, तो ये क्या करता है, एक इंटरमीडिएट को बनाता है अपने, और उस इंटरमीडिएट को बेटा हम लोग आरएनए कहते हैं। तो आरएनए यहाँ पे बनाएगा, आरएनए जो बनता है वो 3:5 जो स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, और आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे अगर थाइमिन है तो यहाँ पे एडेनिन हो जाएगा, और एडेनिन के यूरेसिल आ जाएगा, फिर ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, एडेनिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। देखिए यहाँ पे ये आरएनए तैयार हुआ। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था इसने क्या किया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को तैयार किया। अब इसके अंदर बेटा बेसिकली क्या है, ये जो 3 का पेयर होता है, ये ट्रिपलेट होता है,
इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कोडॉन कहते हैं। इसको एक को क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। और हर एक कोडॉन के अंदर अपनी एक इन्फॉर्मेशन होती है, ये पर्टिकुलरली एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफाई करता है। तो सपोज़ यहाँ पे जो AUG था ये बेसिकली मिथियोनिन नाम के अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। इसी तरीके से ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, ये एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, ये एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, ये एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। अब ये जितने सारे अमीनो एसिड हैं इनकी जो चेन है इसे पॉलीपेप्टाइड चेन कह देंगे। ये जो सारे अमीनो एसिड्स हैं रैंडमली जो मैंने आपके सामने बनाए, ये सब के सब क्या हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बना लेंगे। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके या बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटीन बनी, ये प्रोटीन कुछ भी हो सकती है, ये हार्मोन हो सकती है, ये एंजाइम हो सकती है, कोई भी प्रोटीन हो सकती है जिसका हमारी बॉडी के अंदर कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो। अब सपोज करो एक पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है इस बेस पेयर में। पॉइंट म्यूटेशन मैं करवा दे रहा हूँ, कहाँ पे, इस वाले बेस पेयर के अंदर मैं म्यूटेशन करवा दे रहा हूँ। सपोज करो पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो सकता है, कोई चीज़ डिलीट भी हो सकती है, कोई चीज़ ऐड भी हो सकती है, कोई चीज़ डिप्लीकेट भी हो सकती है, कोई सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, ये सब टाइप है। तो यहाँ पे ग्वानिन इस बेस पेयर के अंदर बदलाव आ गया। बेस पेयर मतलब क्या होता है, देखो ये अकेला नाइट्रोजनस बेस है और ये इसके साथ में पेयरिंग कर रहा है, तो इनको मिला के हम लोग बेस पेयर कहते हैं। तो जब भी हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो हम लोग बेस पेयर में उसे काउंट करते हैं बेटा, उसे बेस पेयर में काउंट करते हैं। ऐसे हमारे अंदर 3.3 × 10⁹ मतलब 3.3 बिलियन बेस पेयर हमारे अंदर हैं, हमारी हर सेल के न्यूक्लियस में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके अंदर म्यूटेशन कर दिया, डिलीशन करवा दिया। अब डिलीशन करने के बाद में जब प्रोटीन बनेगी तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA बेसिकली इस RNA के लिए कोड करेगा। अब जो पहले AUG हुआ करता था, यहाँ पे हो जाएगा AU, C के कॉम्प्लीमेंट्री G तो आएगा नहीं, G के कॉम्प्लीमेंट्री C आ जाएगा, A के कॉम्प्लीमेंट्री U आ जाएगा, T के कॉम्प्लीमेंट्री A आ जाएगा, C के कॉम्प्लीमेंट्री G, A के कॉम्प्लीमेंट्री U, T के कॉम्प्लीमेंट्री A के कॉम्प्लीमेंट्री U, AGCU। अब आप देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने बताया था कि ये जो कोडॉन होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। मतलब जैसे AUG मिथियोनिन बना रहा था तो AUG मिथियोनिन के लिए कोड कर रहा है, तो AUC किसी और अमीनो एसिड, सपोज करो ये लाइसिन के लिए कोड कर रहा है, तो देखिए अमीनो एसिड बदल गया। सपोज करो CUA था, ये एस्पार्टेट के लिए कर रहा था, तो UAG सपोज करो ये आपका स्टॉप कोडॉन भी होता है, UAG UGA दो होते हैं स्टॉप कोडॉन, ये स्टॉप कोडॉन बन गया। फॉर एग्जांपल स्टॉप कोडॉन वो होते हैं बेटा जो किसी भी चेन को टर्मिनेट, मतलब ट्रांसलेशन जिस जगह से या जिस कोडॉन से शुरू होता है वो AUG होता है, तो उसे स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। तो UGA, UAG और UAA तीन ऐसे कोडॉन हैं जो हमारे स्टॉप कोडॉन है, मतलब जो बेसिकली ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को टर्मिनेट करवाने का काम करते हैं या ख़त्म करने का काम करते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन होने के बाद में ये एक स्टॉप कोडॉन बन गया। और ना अभी स्टॉप कोडॉन ना समझ के ये सोच लो कि यहाँ पे दूसरा कोडॉन बन गया, इनका नेचर देख लीजिए, यहाँ पे CUA था, यहाँ पे UAG है, यहाँ पे देखिए तीसरा नेचर देखिए UAU, यहाँ पे था GAU, मतलब अमीनो एसिड ही बिल्कुल गलत बन गए। या स्टॉप कोडॉन बनने के बाद में यहाँ पे कोई प्रोटीन की चेन ही नहीं बन पाई आगे, और यहाँ पे एक इनकम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड बना, यहाँ पे एक इनकम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड बना, या आप एक कह सकते हो ये एक नॉन फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड या नॉन फंक्शनल प्रोटीन को बनाएगा। तो सपोज अगर ये कोई इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती जो किसी इंपॉर्टेंट हार्मोन के तौर पे रोल प्ले कर रही होती, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता, क्योंकि उसकी बॉडी का फंक्शन इफेक्ट होता, वो हार्मोन होता ही नहीं, और जब हार्मोन नहीं है तो वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी नहीं हो पाता और उस पर्सन को जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता। और देखिए केवल एक नाइट्रोजनस बेस में बदलाव लाके पूरा का पूरा प्रोटीन का नेचर बदल गया, अमीनो एसिड का नेचर बदल गया। ठीक है, तो जीनोटाइप बदलेगा तो फिनोटाइप बदलेगा, जीनोटाइप बदला बाद में फिनोटाइप बदला, मतलब
जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बदला, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली कंट्रोल कर रहा है फिजिकल कैरेक्टर को, तो फिनोटाइप ऑटोमेटिकली बदलेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट म्यूटेशन होने से देखिए पूरा ट्रिपलेट कोडॉन सारा का सारा बदलता चला गया, और बदलते चले जाने के बाद में या तो गलत प्रोटीन बनेगी या प्रोटीन बनेगी ही नहीं। गलत प्रोटीन बनेगी या नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगी, वो फंक्शनल प्रोटीन जैसा फंक्शन नहीं कर सकती, और अगर प्रोटीन इनकम्प्लीट बनेगी तो वो तो फंक्शन करेगी नहीं। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होना है, उस पर्सन के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी आनी है हार्मोन की, एंजाइम की, या किसी स्ट्रक्चरल प्रोटीन की, या किसी पिगमेंट की, और वो जेनेटिक डिसऑर्डर कहला देगा बेटा, वो जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग, मैंने आपको एक बिल्कुल पॉइंट म्यूटेशन करके दिखाया। तो अब ध्यान से सुनना टाइप के बारे में। तो मैंने बताया आपको अगर सिंगल पॉइंट पे होता है म्यूटेशन, अगर सिंगल पॉइंट पे होता है म्यूटेशन, सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर में होता है म्यूटेशन, तो बेटा ऐसे म्यूटेशन को हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ऐसे म्यूटेशन को हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और वो म्यूटेशन जिसमें पूरा का पूरा एक सेगमेंट गायब हो जाता हो, जिसमें पूरा का पूरा एक सेगमेंट गायब हो जाता हो, ऐसे म्यूटेशन को बेटा हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ऐसे म्यूटेशन को हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। और अगर म्यूटेशन पॉइंट हो रहा है और उसके बाद में यहाँ पे कोडॉन जो है वो स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद में यहाँ पे इनकम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड बने, तो ऐसे म्यूटेशन को नॉनसेंस म्यूटेशन कहा जाता है। ऐसे म्यूटेशन को नॉनसेंस म्यूटेशन कहा जाता है। और अगर पॉइंट म्यूटेशन होने के बाद में स्टॉप कोडॉन ना बन के कोई अदर कोडॉन बन जाए, और अदर कोडॉन बनने की वजह से यहाँ पे कोई नॉन फंक्शनल प्रोटीन या जो डिफरेंट प्रोटीन है वो बन के आए, ऐसे म्यूटेशन को हम लोग मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। ऐसे म्यूटेशन को हम लोग मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। तो मिससेंस म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। नॉनसेंस का मतलब है कि म्यूटेशन होने के बाद में जो प्रोटीन है वो बन ही नहीं रही, वो बननी बंद हो गई, इनकम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड बना। और वो म्यूटेशन जिसमें प्रोटीन तो बनी लेकिन वो दूसरे नेचर की बनी, इनकम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड बना, तो ऐसे म्यूटेशन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। अगर एक नाइट्रोजनस बेस में बदलाव आया तो पॉइंट म्यूटेशन, और जब बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस में बदलाव आए तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, उसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके म्यूटेशन को कैटेगराइज कर लेते हैं कई कैटेगरी में। वो कैटेगरी कौन कौन सी है, उन कैटेगरीज को भी समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पे अब एक टेबल बना दे रहा हूँ टाइप ऑफ म्यूटेशन के ऊपर बेटा, टाइप ऑफ म्यूटेशन के ऊपर। तो यहाँ पे टाइप ऑफ म्यूटेशन में सबसे पहला बेटा मैं बताता हूँ आपको जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन के अंदर सबसे पहला टाइप होता है जिसे मैं कह रहा हूँ बेटा पॉइंट म्यूटेशन। अगर सिंगल नाइट्रोजनस बेस में हो रहा है बदलाव तो पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। और पॉइंट म्यूटेशन किस किस कारणों से हो सकता है बेटा, वो डिलीट हो जाए, उसका एडिशन हो जाए, या उसका बेटा इंसर्शन हो जाए, या उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाए। इन सब कारणों से बेटा पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, सिंगल नाइट्रोजनस बेस में होगा। और अगर पूरे के पूरे सेगमेंट में एक से ज़्यादा नाइट्रोजनस बेस में बदलाव आता है तो बेटा उसे हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर बेटा कुछ भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है, और एडिशन भी हो सकता है। इसके अंदर एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग कहते हैं बेटा, इसके अंदर एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन में दूसरा नाइट्रोजनस बेस आके लग जाए। और सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप होते हैं, एक को ट्रांजिशन कहा जाता है और दूसरे वाले को बेटा हम लोग ट्रांसवर्जन कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है क्या कि अगर कोई प्यूरीन को प्यूरीन रिप्लेस कर ले या किसी पायरिमिडीन को पायरिमिडीन रिप्लेस कर दे तो उस कंडीशन को ट्रांजिशन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर एडेनिन को कोई ग्वानिन रिप्लेस कर दे, कहीं पे एडेनिन लगा हुआ था वहाँ पे ग्वानिन आके लग जाए, या जहाँ पे ग्वानिन लगा था वहाँ पे एडेनिन आके लग जाए, जहाँ पे साइटोसिन लगा था वहाँ पे थाइमीन आके लग जाए, या थाइमीन था वहाँ पे आपका साइटोसिन लग जाए, तो ये मिसपेयरिंग शो करता है बेटा, मिसपेयरिंग कॉज करेगा ये। ऐसी ट्रांसवर्जन में क्या होगा कि किसी प्यूरीन को
पायरिमिडीन रिप्लेस कर ले या और पायरिमिडीन को किसी प्यूरिन रिप्लेस कर दे, मतलब प्यूरिन जैसे एडेनिन है तो एडेनिन को पायरिमिडीन आपका सपोज करो साइटोसिन कर ले, या ग्वानिन को थाइमिन रिप्लेस कर ले, या पायरिमिडीन है जैसे साइटोसिन, इसको ग्वानिन की जगह थाइमिन रिप्लेस कर दे, और सपोज करो यहाँ पे थाइमिन है तो उसको एडेनिन की जगह ग्वानिन रिप्लेस कर दे। तो ऐसी कंडीशन मिसपेयरिंग करती है, उसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और एक और टाइप होता है बेटा इसका जीन म्यूटेशन का, उसे हम लोग टॉटोमराइजेशन कहते हैं, उसे हम लोग टॉटोमराइजेशन कहते हैं। टॉटोमराइजेशन का मतलब होता है क्या कि टॉटोमर्स बन जाते हैं किसी भी नाइट्रोजनस बेस के अंदर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेटा मिसपेयरिंग करना शुरू कर देता है। तो उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रीअरेंजमेंट को, जिसकी वजह से उसकी जो बेस पेयरिंग है या उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी है वो बदलने लग जाए और मिसपेयरिंग हो, उस कंडीशन को हम लोग टॉटोमराइजेशन कहते हैं बेटा। उसके अलावा दूसरा वाला होता है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब है कि किसी क्रोमोसोम की किसी आर्म में या तो कुछ ब्रेकेज आ जाए, मतलब डेफिशिएंसी हो जाए, टूट जाए, या वहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाए। कौन कौन सी कंडीशन है, उन कंडीशन को देख लीजिए। तो सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पे डेफिशिएंसी बेटा, यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है डेफिशिएंसी। उसके अलावा दूसरी कंडीशन है डुप्लीकेशन। तीसरी कंडीशन है जिसे हम लोग कहते हैं बेटा आपका, जिसको नाम देते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के ऊपर बेटा नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। और ट्रांसलोकेशन के अलावा एक कंडीशन होती है जिसे कहा जाता है बेटा इन्वर्जन। ठीक है, ये सारे के सारे क्रोमोसोमल एब्रेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर कहलाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम का कोई एक हिस्सा या तो डुप्लीकेट हो जाए या टूट जाए या ट्रांसलोकेट करके एक्सचेंज हो जाए या इन्वर्ट हो जाए, 180 डिग्री घूम जाए। अभी मैं बना के दिखाऊंगा इसको। और एक होता है बेटा जिसे कहते हैं हम लोग जीनोमैटिक म्यूटेशन, जिसमें क्रोमोसोम के अंदर न्यूमेरिकल चेंज आ जाए नंबरों में। मैंने क्या बोला, एक होता है जीनोमैटिक म्यूटेशन जिसमें क्रोमोसोम के नंबरों में क्या हो जाए, नंबरों में चेंज आ जाए, मतलब यहाँ पे एक छोटे से हिस्से में आया, यहाँ पे क्रोमोसोम के लेवल पे आया। तीसरी कंडीशन मैं बता रहा हूँ कौन सी, जिसमें क्या हो, क्रोमोसोम के नंबर में म्यूटेशन आ जाए, मतलब बदलाव आ जाए। ऐसी कंडीशन को जीनोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं बेटा। जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब है कि न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। क्या है, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक है बेटा, इसे हम लोग जीनोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। जीनोमैटिक म्यूटेशन के अंदर भी हमारी दो कंडीशन होती हैं बेटा। एक कंडीशन कहलाती है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है सिंगल क्रोमोसोम बदल रहा है, गेन या लॉस हो जा रहा है। इसमें भी दो कंडीशन आ जाती है बेटा। एक कंडीशन को कहा जाता है हाइपोप्लॉइडी और एक कंडीशन को कहा जाता है हाइपरप्लॉइडी। एक कंडीशन को कहा जाता है हाइपोप्लॉइडी और दूसरी को हाइपरप्लॉइडी। और हाइपोप्लॉइडी को दो कंडीशन में बांट दिया गया है। एक को कहते हैं बेटा हम लोग मोनोजोमी। मोनोजोमी का मतलब है कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम गायब हो गया, डिप्लॉइड में से एक माइनस चला गया, एक बचा, मोनोजोमी। दूसरी कंडीशन होती है जिसे नलीजोमी कहा जाता है। नलीजोमी का मतलब होता है कि दो क्रोमोसोम थे जिसमें से दोनों के दोनों गायब हो गए एक एक करके, उसे बेटा नलीजोमी कहा जाता है। इसी तरीके से तीसरा टाइप होता है हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में ट्राइजोमी हो सकता है, जिसमें 2n+1 हो जाए, 2 और 1, 3 आ गए तो ट्राइजोमी। एक कंडीशन होती है बेटा जिसे हम लोग टेट्राजोमी कहते हैं। टेट्राजोमी वो होता है जहाँ पे दो क्रोमोसोम के साथ में 2 और ऐड हो जाएं, उसे टेट्राजोमी कहा जाता है। इसी तरीके से जैसे एन्यूप्लॉइडी हुई जहाँ पे हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी हमने पढ़ा, ऐसे ही एक और कंडीशन होती है बेटा जिसे पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है, जिसमें पूरे के पूरे क्रोमोसोम का गेन और लॉस हो जाए। पॉलीप्लॉइडी दो कंडीशन हो सकती है इसमें भी बेटा। एक होती है जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइडी, और दूसरी होती है बेटा एलोपॉलीप्लॉइडी, जिस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एलोपॉलीप्लॉइडी। तो ये दो कंडीशन है पॉलीप्लॉइडी के अंदर। ठीक है,
तो मैंने आपको बेसिक टाइप के म्यूटेशन पहले बता दिए, अब मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपके सामने बेटा, ठीक है। इनको मैं एक्सप्लेन करता हुआ चला जा रहा हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले मैं बेटा जीन म्यूटेशन की बात करूँगा। जीन म्यूटेशन में देखिए मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है कि पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। पॉइंट म्यूटेशन का सिंपल मतलब है कि अगर सिंगल नाइट्रोजनस बेस में बदलाव आता है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर केवल एक नाइट्रोजनस बेस में या नाइट्रोजनस बेस पेयर में, ठीक है, एक बेस पेयर में बदलाव आता है, तो ऐसी कंडीशन को बेटा हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है, ठीक है, एडिशन भी हो सकता है। एडिशन कैसे हो सकता है, देखिए मैंने आपको जो म्यूटेशन वाली कंडीशन करके दिखाई थी, तो उसे दोबारा रिवर्स एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उस कंडीशन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक डिलीशन वाली कंडीशन दिखाई थी, यहाँ पे मैंने आपको डिलीशन करके दिखाया था। अब उसी डिलीशन को मैं वापस अब एक दूसरी कंडीशन करके दिखा देता हूँ बेटा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, डिलीशन किया था। देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एडिशन हो जाए। एडिशन का मतलब है कि कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आए और यहाँ पे बीच में इंट्रोड्यूस हो जाए, जैसे जी था यहाँ पे जी नॉट हो जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी आ गया, यहाँ पे सी आ जाएगा, सी आने के कारण यहाँ पे सी था तो यहाँ पे जी था, यहाँ पे सी आ जाएगा तो जी आ जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझिए। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी जिससे हमारा बेसिकली क्या होगा, जो ट्रिपलेट कोडॉन है उसका नेचर बदल जाएगा। देखिए आगे चल के क्या होगा, फिर से कोडॉन बदल जाएंगे। कोडॉन हमारे 3 का पेयर ही रह सकते हैं, तो कोडॉन बदलते चले जाएंगे। तो ऐसा जैसे ये हो गया, एडिशन हो गया या इंसर्शन कह सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये जी 2-3 बार रिप्लेस हो जाए या डुप्लीकेट हो जाए। तो ऐसा कंडीशन हो जाए तो इसकी वजह से यहाँ पे सी मतलब, क्योंकि जो भी डीएनए में बदलाव आएगा वो आरएनए के अंदर बदलाव लेके आएगा। आरएनए के अंदर बदलाव आया है तो उसके कोडॉन में बदलाव आएगा। कोडॉन में बदलाव आएगा तो उसकी जो प्रोटीन बनने वाली है या अमीनो एसिड बनने वाले हैं उनके अंदर बदलाव आएगा। तो कुल मिला के बात क्या है, प्रोटीन गलत बनेगी और फिनोटाइप बदल जाएगा। जीनोटाइप तो बदलेगा ही बदलेगा, फिनोटाइप भी बदल जाएगा। और अगर एक पॉइंट पे होता है तो उसे बेटा हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। एक पॉइंट पे होता है तो पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और अगर एक से ज़्यादा जगहों पे अगर ऐसा हो जाता है तो बेटा उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कह दिया जाता है। ऐसी कंडीशन को क्या कह दिया जाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कह दिया जाएगा, जो हमारे जीन म्यूटेशन का दूसरा टाइप है। तो अगर बदलाव आ रहा है एक पूरे के पूरे सेगमेंट में, तो उसे हम लोग कह देते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में भी डिलीशन हो सकता है, मतलब डिलीट हो जाए, या वो दूसरा कोई आए सेगमेंट और वहाँ पे इंसर्ट हो जाए, एडिशन हो जाए। ऐसी सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया कि किसी डीएनए के अंदर जहाँ पे एडेनिन लगा हुआ था उस एडेनिन को रिप्लेस कर दे ग्वानिन, तो इस ए को किसने, दूसरे प्यूरिन ने रिप्लेस कर दिया, तो प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस होगा तो ट्रांजिशन। सपोज करो ए को यहाँ पे आके सी रिप्लेस कर लेता। सी क्या है, एक पायरिमिडीन है, तो इस प्यूरिन को एक पायरिमिडीन ने रिप्लेस कर दिया, तो उस कंडीशन को कहेंगे ट्रांसवर्जन। तो ट्रांजिशन में प्यूरिन से रिप्लेस हो जाए, पायरिमिडीन से रिप्लेस हो जाए। ट्रांसवर्जन में प्यूरिन पायरिमिडीन से रिप्लेस हो रहा है या पायरिमिडीन प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है बेटा। और इसी तरीके से टॉटोमराइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, कि बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रीअरेंजमेंट हो जाए नाइट्रोजनस बेस के अंदर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, रीअरेंजमेंट हो जाए, और रीअरेंजमेंट होने के बाद में वो मिसपेयरिंग करना शुरू कर दें, तो ऐसी कंडीशन को बेटा हम लोग कहते हैं क्या बेटा, टॉटोमराइजेशन। और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रीअरेंजमेंट की वजह से बने उन्हें हम लोग टॉटोमर्स कहते हैं, उनको हम लोग टॉटोमर्स कहते हैं बेटा। ऐसे ही अब बात कर लेते हैं हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन की या क्रोमोसोमल एब्रेशन की। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन में 4 कंडीशन है, इन चारों को अलग अलग बता रहा हूँ बेटा मैं आपको, ठीक है। इन चारों कंडीशन को मैं अलग अलग बता दे रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली कंडीशन मैं बता रहा हूँ क्रोमोसोमल एब्रेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन के लिए बेटा। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन है जिसमें कह रहा हूँ मैं
सबसे पहला नाम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे डेफिशिएंसी का। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कोई एक क्रोमोसोम था, सपोज़ कोई एक क्रोमोसोम था यहाँ पे, ठीक है, ये क्रोमोसोम की एक आर्म लॉन्ग है, एक शॉर्ट है। तो सपोज़ करो यहाँ पे जीन थी A, B, C, D और E, ये क्रोमोसोम की आर्म थी। अब सपोज़ इसका जो टर्मिनल सेगमेंट है यहाँ से ये टूट जाए, और टूटने के बाद में हमारी जो कंडीशन बन के आए वो कुछ ऐसी आए कि हमारा जो टर्मिनल सेगमेंट था जिसमें ई जीन हुआ करती थी वो नहीं रही अब। तो ऐसी कंडीशन में इसे डिलीशन या डेफिशिएंसी कहेंगे। इसका एक एग्जांपल होता है बेटा क्राइडू-कैट सिंड्रोम। ये क्रोमोसोम नंबर 5 की शॉर्ट आर्म टूट जाने के कारण हो जाता है बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 5 की जो शॉर्ट आर्म है उस शॉर्ट आर्म के टूटने के कारण बेटा ये कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं उसे कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, तो बहुत आसान है, ऐसे ही डायग्राम से मैं आपको समझा दूंगा कि कोई एक क्रोमोसोम था, उस क्रोमोसोम की ये 2 आर्म बना दी बेटा मैंने, यहाँ पे A, B, C, D और E, ये 5 जीन मैंने आपको बना दी। सपोज ये जो CD जीन है ये डुप्लीकेट कर जाए, और डुप्लीकेट करने के बाद में कंडीशन क्या आए, कंडीशन कुछ ऐसी आए कि यहाँ पे जो A और B जीन थी वो तो ठीक है, जिन्होंने डुप्लीकेट करा वो 2 बार आ गई। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ जीन बदल गया, CD 2 बार आ गया, तो इसमें क्या हुआ, डुप्लीकेट कर गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बार आई फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। बार आई फॉर्मेशन जो होता है ड्रोसोफिला के अंदर बेटा, ये इसी की वजह से होता है। ड्रोसोफिला के अंदर बार आई का जो फॉर्मेशन है वो डुप्लीकेशन होने की वजह से होता है। इसी तरीके से बेटा, इसी तरीके से एक कंडीशन है जिसे कहते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन, जिस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसलोकेशन का जो एक एग्जाम्पल है वो हम लोग बेटा क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया नाम की बीमारी में पढ़ते हैं, और उस CML कह दे रहा हूँ मैं इसे, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया में बेटा ये कंडीशन है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सपोज़ 2 क्रोमोसोम थे बेटा, सपोज़ 2 क्रोमोसोम थे, ये क्रोमोसोम नंबर 9 था और यहाँ पे एक क्रोमोसोम नंबर बेटा 22 था, क्रोमोसोम नंबर 22 था। अब सपोज़ क्रोमोसोम नंबर 9 के पास में एक जीन थी बेटा, एक जीन थी, उस जीन को मैं X जीन कह दे रहा हूँ, और क्रोमोसोम नंबर 22 पे भी एक जीन थी जिस जीन को बेटा मैं Y जीन कह दे रहा हूँ। अब होता क्या है कि इस X जीन के ऊपर से, जस्ट इसके ऊपर से ये फ्रेगमेंट स्प्लिट हो और इस Y जीन के नीचे से ये फ्रेगमेंट डाउन हो, ये वाला एक्सचेंज हो जाए, इसके पास में चला जाए नीचे वाला, और ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा जो एरो के नीचे है ये एक्सचेंज होके इधर आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, आपको रिज़ल्ट कुछ ऐसा मिलेगा कि भाई जो क्रोमोसोम नंबर 9 था उसके नीचे तो ये जो क्रोमोसोम 22 वाला फ्रेगमेंट था वो आके जुड़ा, तो क्रोमोसोम नंबर 9 में तो कोई जीन नहीं आई, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 22 में अगर आप देखें तो क्रोमोसोम नंबर 22 में आप देख पाएंगे कि जो X जीन थी और Y जीन थी, ये Y जीन तो पहले से यहाँ पे थी, X जीन इसके नीचे आके जुड़ गई, X जीन इसके देखो नीचे से आके जुड़ गई। तो ऐसे क्रोमोसोम जो कि ऐसी कंडीशन में तैयार हो गए हों, ऐसे क्रोमोसोम को फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहते हैं। ऐसे क्रोमोसोम को फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहते हैं, और इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया कहते हैं। और जहाँ पे दोनों सेगमेंट्स एक्सचेंज हुए हों इन दोनों के बीच में, ऐसी कंडीशन को बेटा हम लोग रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन थी बेटा किसकी, आपके क्रोमोसोमल म्यूटेशन की। अब चौथी कंडीशन और देख लीजिए जिसे हम लोग बेटा इन्वर्जन कहते हैं, जिस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं।
तो इन्वर्जन में क्या होने वाला है उसे भी बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए इन्वर्जन का मतलब है कि सपोज़ यहाँ पे मैं फिर से एक क्रोमोसोम बना दे रहा हूँ और उसकी मैंने ये आर्म बना दी। अब यहाँ पे एक जीन है ए, यहाँ पे जीन है बी, यहाँ पे जीन है सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। सपोज़ यहाँ पे होता क्या है कि ये जो वाला जो सेगमेंट है सी और डी वाला जो सेगमेंट है यहाँ से स्प्लिट हो और ये घूम के 180 डिग्री, ये 180 डिग्री वापस घूमे, मतलब डी वाला सेगमेंट ऐसे घूमते घूमते ऐसा हो कि ये वापस आके ऐसे लग जाए। ठीक है, डी जो पहले इधर था डी इधर आ जाए और सी इस तरफ चला जाए, बिल्कुल ये रोटेट करके यहाँ पे चिपक जाए। मतलब उसके बाद में रिज़ल्ट कुछ ऐसा होगा कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जो जीन है वो हो जाएगा ABDCE। तो ऐसी कंडीशन को इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन के बेटा दो टाइप हैं, इन्वर्जन के दो टाइप होते हैं। एक को कहा जाता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन मतलब वो जहाँ पे ये सेंट्रोमेयर वाला पार्ट इन्वॉल्व ना हो, जैसे यहाँ पे कोई सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ पे एक आर्म के अंदर हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन जो मैंने आपको बना के दिखाई ये पैरासेंट्रिक थी। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन जहाँ पे सेंट्रोमेयर इज़ नॉट इन्वॉल्व, जहाँ पे सेंट्रोमेयर वाला जो पार्ट है वो इन्वॉल्व नहीं है, और दूसरा जहाँ पे सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पे क्या होगा, उस कंडीशन को हम लोग पेरीसेंट्रिक कहते हैं बेटा। उस कंडीशन को हम लोग पेरीसेंट्रिक कहते हैं। पेरीसेंट्रिक में क्या होगा तो ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे मैं फिर से क्रोमोसोम बना दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से मैं क्रोमोसोम को बना दे रहा हूँ। यहाँ पे ये मैंने क्रोमोसोम को बनाया, यहाँ पे मैंने लिख दिया ABCDEF। अब सपोज़ करो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है इतना स्प्लिट होता है और ये 180 डिग्री इन्वर्ट होता है, और इन्वर्ट होने के बाद में वापस ये जो जीन है वो लग जाती हैं। तो यहाँ पे हमें जो कंडीशन देखने के लिए मिलेगी वो देखने के लिए मिलेगी कि ऑर्डर ऑफ जो जीन है ये डी घूम के वापस इधर आ जाएगा और सी इधर चला जाएगा और EF। तो आप देखें इन दोनों के अंदर सी वाली जो पोजीशन थी वो इधर चलेगी, डी इधर आ गया, तो ये ऑर्डर ऑफ जीन बदल देता है। इस कंडीशन को बेटा हम लोग पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं, जहाँ पे सेंट्रोमेयर इन्वर्जन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा हो, सेंट्रोमेयर का इन्वॉल्वमेंट होता हो, उस कंडीशन को हम लोग पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं बेटा। ठीक है, अब एक कंडीशन है जिसे मैं कह रहा हूँ